हाँ, एक बात बड़ी अद्भुत है जो आप लोगों को बताऊं। रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग कमेंट में अवश्य ही अपना सवाल, चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, लिख दीजिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए अवश्य ही अपने सवाल लिखिए। और रविवार के सुबह का कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो जाता है, उसे अवश्य देख लिया करिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, कहीं मत जाइएगा, बैठिए बैठे, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये नाम इनका मुरारी है, जो मैंने दिया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बिल्कुल बन के रहिएगा। पर कार्यक्रम शुरू करने से पहले इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बताऊंगा। ऋण से दबे हैं और ऋण होना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके सहायता में आ सकती है। उसके अतिरिक्त मनुस्मृति की बात में आज जानेंगे सतयुग की बात। वृषो ही भगवान धर्म, अर्थात वृषभ ही साक्षात धर्म के प्रतीक माने गए हैं। वृषभ याद है ना, भागवत महापुराण में जो परीक्षित को मिले थे, जिसमें सिर्फ एक ही पैर उनका बचा हुआ था, बाकी 3 पैर गायब थे। वो 3 पैर कौन? मतलब सतयुग में चारों पैर धर्म के जीवित थे। त्रेता में 3 बच गए, द्वापर में 2 बच गया, और कली में सिर्फ 1 पैर पे धर्म का वास रहेगा। मतलब या फिर यह कह सकते हैं कि सिर्फ धर्म का एक हिस्सा जिंदा है। और सतयुग की बात कही गई है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के आधार पर ही अपनी जीविका उपार्जन करता था और कभी भी वो असत्य या झूठ का, दंभ का और पाप का सहारा नहीं लेता था। सतयुग जिसमें उसके जितने भी दिव्य वर्ष थे वो सब सत्य से युक्त थे। यह सतयुग की परिभाषा है। सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात जिसमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे उत्तरोत्तर कोई अलग से कुछ भी कर्म नहीं होता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सत्य से सत्यभाषी हो जाने से बड़ा कोई उपकार नहीं है। या फिर आपको सत्य ही करना है ना, भगवान की बात कही गई, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम वाली बात। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे सतयुग में सत्य की ही श्रेष्ठता थी। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। आइए मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। आप लोगों को भी पंचांग अवश्य ही देखना चाहिए और उसमें यह बात पता चल जाती है कि व्यक्ति के ऊपर से कुंडली का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। जैसे इनका जन्म 1976 शुक्ल संवत्सर में जन्म हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति गड़बड़ करने वाला नहीं है। किसी के भी बारे में कोई भेद उसके दिमाग में नहीं है और उससे भी अच्छी बात है कि वो किसी के बारे में भी बुरा भला नहीं सोचता है। आगे बढ़ने पे इनका जन्म वैशाख चैत्र में हुआ है, चैत्र वैशाख माह का। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा मूर्ख होता है। ऐसा नहीं बोल सकते, पर हाँ इसको ऐसे जरूर बोल सकते हैं कि वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कई बार नहीं कर पाता है, या कई बार ऐसा भी संभव है कि वो चीजों को भली भांति ना समझ पाता हो। ये बात इतनी मैंने बताई। तो उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव व्यक्ति के आत्मबल से, और अब यहां पे एक बड़ी अद्भुत बात घटित होगी। व्यक्ति अगर चाहे तो जब तक अपना बजट बनाना चाहता है, उसे कम से कम अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर आप जन्मस्थान से दूर जाकर के धन नहीं कमाएंगे तो संभवतः आपको थोड़ी मशक्कत होगी बजट बनाने में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऋण वगैरह में व्यक्ति निकल जाता है। वैसे इनकी कुंडली आप देख रहे हैं, व्यक्ति के ऊपर से कुंडली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों के ऊपर से कुंडली का प्रभाव नहीं पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ, बड़ी अद्भुत बात है, पर आप लोगों को जानना चाहिए। प्राध्यापक, मतलब वकील तो नहीं कहूंगा, क्लर्क और बैंकिंग जो करते हैं, जो एक नियमित रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह जाना 9 बजे, 5 बजे शाम को आ जाना, जो एक नियमित रूटीन पे है, उसके ऊपर ज्योतिष और ग्रह का प्रभाव सूक्ष्म और कम सा पड़ता है। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है जो आप लोगों को नहीं बताई गई होगी। आमतौर पे मैं भी क्या कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है,
पर ग्रंथ में यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति में से, अब जो व्यक्ति लगातार यात्रा में है, जो बहुत बड़े बड़े काम करता हो, जो बहुत बड़ा प्रतिनिधि हो, उसके लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बड़ा मायने रखेगा। पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो बस यूं जाना यूं आ जाना, अपनी दुकान में बैठा है, उसके ऊपर ग्रहों का मूवमेंट क्या होगा? तो इस वजह से उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव और ज्योतिषीय क्षेत्रों से उनको लाभ अवश्य लेना चाहिए। जो बड़े बड़े काम या बड़ा हासिल करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, बहुत उनके लक्ष्य ऊंचे हों, और या फिर वो बड़ा काम करते हो, इधर उधर घूमना फिरना, बड़े लोगों से संपर्क में रहना, हमेशा उनको मूवमेंट में रहना है, ऐसे लोगों के ऊपर ग्रह का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आगे बढ़ के बताऊं, इनकी कुंडली में इनका जन्म गुरुवार को हुआ है, कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हैं। इस वजह से जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, जिस रकम की बात आप कर रहे हैं, वो इसी कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के कारण है। एक तिथि आगे बढ़ जाती, कृष्ण पक्ष की 10वीं हो जाती, तो हालत खराब कर देता, क्योंकि आपकी कुंडली में केंद्र बिल्कुल खाली है। और ये मैं आप लोगों को, मैंने पहले भी बात कही है कि केंद्र का कमजोर होना या केंद्र का खाली होना ठीक उसी तरीके से कमजोर हो जाता है जैसे उपग्रह जब हमारे पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए उनके अंदर जो ईंधन डाला जाता है, वो ईंधन का ना होना ही केंद्र का खाली होना होता है। अगर आप उपग्रह जो प्रक्षेपित किए जाते हैं उसमें प्रणोदक नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो ईंधन के अनुपस्थिति के कारण वो हमारी पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा ही नहीं पाएगा, वो जल करके नष्ट हो जाएगा घर्षण के कारण। तो उसमें ईंधन भरा जाता है, तो यहां पे कुंडली का थ्रस्ट पावर कमजोर हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लग्नेय सिस्टम में बैठे हैं, एक दूसरी घटना हो ये भी घटित हो जाती है। उसके ठीक आगे शनि बैठ गए, ठीक पीछे का घर खाली हो गया, केंद्र खाली है, 12 में राहु बैठ गए, लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पंचम भाव में अकेले शुक्र बैठ गए, भाग्य भाव में शत्रु की राशि में शनि बैठ गए, थोड़ी बहुत स्तुति चंद्रमा के कारण मिली हुई है, इस वजह से आप जी जा रहे हैं। तो वो बात है। तो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के जो चंद्रमा हैं वो वस्तुतः आपको परेशान तो नहीं कर रहे, पर हां उन्होंने आपको बचा लिया है, ये बात मैं कह सकता हूं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर दारोमदार होता है, और वो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उसके पास वो ऐसा बल होता है कि वो खींच करके कुछ दूर तक अपनी रस्सी लेकर के चल सके, और उसमें बंधी जो सामग्री है वो कुछ दूरी तय कर सके। कहने का तात्पर्य है यहां व्यक्ति जिम्मेदारी से अपने भारों का निर्वहन करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला होता है। शुभ योग में जन्मे हैं, ये ठीक है, और ये आपको कम से कम आपके अंदर शुभ लक्षणों को रख के रखा हुआ है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण लक्ष्य ऊंचा था, व्यापारिक सोच थी। वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में गंभीरता भी थी और बैलेंस करने का बल था। उसने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है, पर फिर भी अपने आप को कई बार हताश और निराश पा लेता है। राक्षस गण के कारण गलती निर्णय और गलत चक्र में कुचक्र में फंस करके अपने धन की हानि भी करने का संकेत है। घर में कलह का वातावरण भी कभी कभी मचता है, माता और पिता की सेवा भी करता है, और अपने ही पूर्वजों के किए गए कृत्यों को वो ढोता है या पूर्वजों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है। इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं अपने अभी पूर्वजों का काम कर रहा हूं तो क्या मुझे ये सूट करेगा? आपको यही काम करना ही है। उच्च के सूर्य बैठे हैं और गुरु की दृष्टि इस भाव पे है, गुरु की 5वीं दृष्टि यहां है, गुरु की 7वीं दृष्टि तुला पे है, गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पे है। अंत में जीत आपकी होगी, पर विलंब है। अभी आपकी कुंडली में शनि भी तो है ना, गुरु की दशा निकल चुकी है। इस कुंडली के लिए गुरु धन और पंचम के अधिपति होते हैं, बहुत अच्छे भाव के अधिपति होकर के इन्होंने वस्तुतः दारिद्र दोष लगा दिया है। धन भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, चतुर्थ भाव के अधिपति का शत्रुग्रही होना, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति के जीवन में दारिद्र दोष बनाने के साथ साथ जिम्मेदारी समझने वाला और माता और पिता की सेवा करने वाला बना देते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में तो आ रही होंगी चीजें, आप समझ रहे हैं? सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हाँ, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। तो ये बात है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठा और कहां उठा, यहां उसको बैठना था, पर बैठा कहां? यहां पे। एकादशवें भाव के अधिपति कहां बैठ गए? 6वें में। यह भी दारिद्र दोष है। धन भाव के अधिपति का 6ठे में बैठना दारिद्र दोष बना देता है। 12वें भाव के अधिपति शुक्र का जन्म कुंडली में पंचम में उच्च का होना, तो व्यक्ति में ज्ञान है
देने की ललक है, मैं मेरे पास अगर हो तो मैं दान करूं, लोगों को दूं, ऐसा भाव वो रखता है। पर वस्तुतः एक वक्त पे था, एक वक्त पे बड़ा जबरदस्त था और बड़ी अच्छी दुकान चलती थी। पर अब ये शनि जो है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होने के कारण ये केंद्र के अधिपति तो हैं और केंद्र में मूल त्रिकोण राशि बनी है, पर वस्तुतः वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव के भी अधिपति हो जाने के कारण, दुह स्थान या त्रिक भाव के अधिपति होने के कारण ये थोड़े कमजोर होते हैं। और वस्तुतः अगर इस पे चंद्रमा की दृष्टि नहीं होती, जो भाग्य भाव के अधिपति हैं इस कुंडली के लिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल बड़े अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, और सामान्य ग्रहों के रूप में शनि, बुध और शुक्र होते हैं। यहां बुध जन्म कुंडली में आपको कम पैसों पर खटने के लिए मजबूर करेंगे। 12वें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति इस कुंडली में शुक्र मार्केश होंगे। पंचम भाव में बैठ करके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन और साथ ही साथ संतान वगैरह को तो खैर ऊंची सिला दे देते हैं, ऊंचाई दे देते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर अकेले शुक्र यहां पे कई बार परेशानी करते हैं और वो आपको आपके मेहनत के फल से वंचित भी करने के लिए काफी हो जाते हैं। वस्तुतः अगर वो उच्च के नहीं होते, उल्टे पुल्टे बैठे होते तो खराब होता, लेकिन उस पे किसी भी शुभ ग्रह का नहीं है प्रभाव, इस वजह से वो भाव भी संतुष्ट उतना नहीं है। पंचम का कारक गुरु अष्टम में, छठवें, 12वें बैठा और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, उल्टे राहु के प्रभाव में, इस कारण से भी गड़बड़ी है। अलग बात है कि पंचम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति एक साथ कम से कम 2 परम मित्र युति कर रहे हैं। छठवें भाव का बुध आपको साहसी, निडर और गंभीर बनाने के साथ साथ लड़ाका भी बनाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में हैं। और कुंडली कमजोर अगर हो रही है तो केंद्र के बिल्कुल ही खाली होने के कारण, मैं यहां पे अब इनकी कुंडली में चलित चक्र की भूमिका देख लेता हूं। वैसे एक बात बता दूं कि जिस ग्रह की मैं जो डिग्री देख रहा हूं उसके आधार पे ये शनि 3 डिग्री के यहां खसक रहे हैं और ये सूर्य 9 डिग्री का यहां पिछले भाव में जा रहे हैं। चलित चक्र की बात यही घटित हो रही है और गुरु और बुध का प्रभाव यहीं का रह रहा है। राहु केतु में कोई बदलाव नहीं है और आपकी कुंडली में सूर्य कुंडली अच्छी बन रही है, चंद्र कुंडली भी अच्छी बन रही है, करना आपको व्यापार ही है। हां, पर एक बात जरूर कहूंगा कि आपको आपके करियर में या आपके मन में ऋण का डर रहेगा। मतलब यह है मेरे कहने का कि व्यक्ति ऋण से 2-4 होता रहेगा। 12वें अगर जो राहु नहीं बैठे होते, ध्यान से समझिएगा, 12वें अगर राहु नहीं बैठे होते और इस भाव पे कम से कम किसी एक गुरु, सूर्य, बुध की दृष्टि नहीं पड़ी होती, तुला के अगर राहु नहीं बैठे होते और गुरु, सूर्य, बुध की अगर उस पर दृष्टि नहीं होती, उस भाव का अधिपति अगर उच्च का नहीं होता और 12वें भाव के अधिपति के ऊपर से अगर जरा देखेंगे तो हालांकि कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, पर फिर भी मैं कुछ हद तक इसे अच्छा कहूंगा क्योंकि नवमांश कुंडली में भी शुक्र बहुत अच्छे भाव के अधिपति होकर के, वहां पे भी वो दशम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठ रहे हैं, मतलब मकर लग्न की कुंडली का नवांश बनेगा। तो उसके आधार पे शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य ने कम से कम आपको कुछ अच्छी चीजें दी हैं। हालांकि कमजोरी कहां है, गुरु की भी बहुत अच्छी दृष्टि उस भाव पे नहीं है और सूर्य की भी नीच दृष्टि उस भाव पे जा रही है, उच्च के हो गए हैं और नीच की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इस कारण से अपने उच्च की राशि से शनि केंद्र में, ये अच्छी बात, और इस भाव से केंद्र में चंद्रमा, इस भाव को बल देंगे। याद करिए सूत्र, जिस भी भाव की राशि आप देख रहे हैं उस भाव से देखें कि उस भाव का उच्च का ग्रह कहां बैठा, तो केंद्र में बैठा, यह सबसे अच्छी बात है। और इस भाव से केंद्र में एक शुभ ग्रह का बैठना और इस भाव के अधिपति का उच्च का होकर के बैठना। पर ध्यान दीजिए, वो केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण में उच्च के हुए हैं, केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण में बैठे हैं और तीसरे भाव के चंद्रमा कभी भी नष्ट प्राय नहीं होते हैं। गुरु से चंद्रमा का केंद्र में होना, पर वो पापक ग्रह नहीं है, संतुलित होकर के परिणाम कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कुंडली 50% से नीचे का परिणाम दे रही है। अगर गुरु और सूर्य छठवें नहीं बैठे होते या 12वें भाव पे नहीं देख रहे होते तो मैं ये कह सकता था कि व्यक्ति ऋण से मुक्त होने वाला नहीं है, पर हाँ हो जाएंगे, वक्त लगेगा। कारण है क्योंकि अभी आपकी कुंडली में शनि चल रहा है, भाग्य भाव में शत्रु की राशि में बैठा है और डिग्री के हिसाब से भी वो 3 डिग्री का है, खुद ही फ्लक्चुएशन में है, अष्टम भाव की तरफ उसकी गति जा रही है। इसके कारण भी
चूंकि लगने से पहले ही आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, चतुर्थ भाव का अधिपति आपको इकट्ठा करने नहीं देता है चल अचल संपत्ति, और भाग्य में बैठ करके आपसे माता की सेवा, पिता की सेवा तो करवा देता है, पर उनके आशीर्वाद स्वरूप जो आपको धन मिलना चाहिए, जो चल अचल संपत्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में ढूंढ करके कुछ अच्छी चीजें बताता हूं। याद रखिएगा, आपके जीवन में जो घटित होने वाली परिस्थितियां हैं वो दो चीजों पर निर्भर करती हैं, आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य और इस जन्म में आपके किए गए कृत्य। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य ही आज का भाग्य बनता है, या फिर आप उसे भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। अगर आप इस जन्म में धन से पीड़ित हैं, आर्थिक परेशानी है, हाँ एक बात बड़ी अद्भुत है जो आप लोगों को बताऊं, रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग कमेंट में अवश्य ही अपना सवाल चाहे जिस भी क्षेत्र से हो लिख दीजिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए अवश्य ही अपने सवाल लिखिए, और रविवार के सुबह का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो जाता है उसे अवश्य देख लिया करिएगा। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा था कि आपके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो वस्तुतः आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर ही आपसे वो मिलती हैं। अगर आपने श्रेष्ठ वर्ण में जन्म लिया है, हालांकि श्रेष्ठ क्या है, अगर आपने किसी वर्ण में जन्म लिया है तो वो आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही था। अगर आप रोगी हैं, रुग्ण हैं, या फिर बिल्कुल ही निरोगी काया वाले हैं, तो ये भी आपके पूर्व जन्म का ही एक प्रतिफल है। और उसके बाद आपने उस अवस्था, आपकी अवस्था कितनी है, मतलब शतायु हुए, 60 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष, या जन्म के बाद ही तुरंत परमात्मा को बुला लिया गया, परमात्मा के द्वारा बुला लिया गया, ये उसका एक प्रतिफल है। मतलब कर्म का 3 फल, आपके पूर्व जन्म के कृत्य का 3 फल होता है, जिसको आप जाति बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं, उसके बाद कुल परंपरा का बोल सकते हैं, वाहक, और दूसरा कितना भोगा और कैसे भोगा। ये मैंने बहुत पहले भी कार्यक्रम में बात बताई है। तो यहां पे जैसे चंद्रमा जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं, इसके 4 घर पीछे राहु, और ठीक 4 घर आगे इतने सारे ग्रहों का झुरमुट, और ठीक उसके बाद शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, मैं यहां बता दूं, इनकी कुंडली में केमद्रुम नहीं है। हाँ, ये कुंडली त्रिकोण राजयोग बहुत सारे लगा करके बैठी है। सप्तम के अधिपति उच्च के, चतुर्थ के अधिपति यहां बैठे हैं, और उसके ठीक पीछे मंगल के बैठने के कारण, लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने के कारण, राहु से दृष्ट होने के कारण, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण, लग्न पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण कुंडली को कमजोरी मिल रही है। इसके अतिरिक्त अगर नवांश कुंडली में देखेंगे तो वहां पर जो स्थिति बन रही है, वहां पे भी शनि 4 नंबर की ही राशि में बैठे हैं, तो वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति के पास कुछ बल मिलेगा। हालांकि अगर चाहें तो आपको सरकारी क्षेत्र से या अपने पिता के क्षेत्र से जुड़ करके कोई भी कारोबार आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा सटीक होगी, पर धन भाव थोड़ा गड़बड़ है, लाभ भाव भी थोड़ा नुकसान में है, चतुर्थ भाव के अधिपति ठीक बैठे हैं। यहां पे शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव होगा, जैसे शनि चतुर्थ भाव के अधिपति और चंद्रमा नवम भाव के अधिपति, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ परिवर्तन में नहीं होते तो विचार करिए, तो परिवर्तन राजयोग भी बना और उसके बाद केंद्र त्रिकोण का योग भी बना। पर वस्तुतः जब पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव स्वतंत्रतया विकसित है, क्योंकि यहां पे किसी ने उच्च का ग्रह बिठा दिया है, और सूर्य के साथ होने के कारण वहां पे अगर डिग्री की बात करेंगे तो वहां शुक्र 24 डिग्री के हैं और सूर्य 9 डिग्री के, वो उसे अस्त नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य है कि वहां पर जब गुरु की बात होगी तो गुरु 12 डिग्री के हैं, गुरु अस्त हो जाते हैं। तो जरा विचार करिए, जन्म कुंडली का यह सर्वमान्य सिद्धांत है, जिस राशि में आप बैठे हैं, जिस ग्रह को बिठाए हैं, उस भाव का अधिपति तो सबसे पहले 6वें में चला गया, तो संतान को भी आर्थिक परेशानी में जूझना पड़ता है। आपके ऊपर से जो प्रभाव बीतेगा आपकी संतति भी उसे भोगेगी, तो ये एक परेशानी मिलती है। और वस्तुतः गुरु के अस्त हो जाने के कारण आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको कमजोर करके मिलता है। अगर आर्थिक परेशानी में हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए लगातार 90 दिन तक। मैंने ये बात किसी कुंडली में कही थी, भगवान शंकराचार्य की बात है। लगातार 90 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या प्रत्येक दिन जीवन में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने, लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने बैठ करके उसका पाठ करिए। ओम आदित्याय नमः, क्या कहा था मैंने? आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने, है ना। जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, बात कही थी मैंने। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जिसके जीवन में
या जो प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ देता हो, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हो, इस जीवन के लिए वो व्यक्ति कभी भी दरिद्रता नहीं देखता। तो इस वजह से आपको ये दोनों काम करना चाहिए। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र तो नहीं, पर ऋणमोचक गणेश स्तोत्र होता है, आपको उसका पाठ करना चाहिए। ये बड़ा लाभदायक होता है। पर मैं आपको कुछ और भी उपाय बताऊंगा अलग से। इस कार्यक्रम में तो मैं ऋण से मुक्ति के लिए यही बात बता सकता हूं, पर इस कुंडली के अतिरिक्त जो अभी दशा चल रही है, इसके आधार पर रत्न, मंत्र, पूजा और पाठ, ये सब मैं बताऊंगा। और मुझे गारंटी है कि निश्चित रूप से उसका फल बड़ा उत्तम मिलता है। ये बात मुझे मालूम है और बहुत अच्छे से मालूम है। ऋण मुक्ति का योग आपकी कुंडली में अभी तो नहीं, पर 24 के जून के बाद और भी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के कम से कम बैठे हैं और 6वें भाव में हैं। आपकी कुंडली में मंगल जो बैठे हैं ना, वो नीचा विलासी हैं। इस कारण से भी व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति ने गलत निर्णय लेकर के अपने पैसों का गलत इस्तेमाल या फिर गलत जगह पे खर्च भी किया, या फिर ऋण में चला गया है, दे करके फंस गया है, उलझ गया है। क्योंकि मंगल ही आपको वास्तव में सच्चे निर्णय का पाठ पढ़ाते हैं कि कैसा निर्णय है, कैसा लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए। तो ये इतनी सारी बातें, ये चीज ठीक है, यहां ये गड़बड़ है, ये चीज ठीक है, यहां ये ठीक है, ये परिवर्तन ठीक है, लाभ भाव ठीक नहीं बना है, सप्तम भाव उच्च के हैं, इस वजह से दाम्पत्य में परेशानी नहीं होगी और ऐश्वर्य का सुख आपको मिलेगा। इसी वजह से आप शायद बड़ी बड़ी रकम के बारे में विचार कर पाते हैं। अभी तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं, अभी तो बिल्कुल ही कुछ भी दिखता नहीं है, व्यक्ति अकुला रहा है, क्योंकि शनि माथा पटक देते हैं। रास्ते में बात करिए तो ये मकर राशि की बात है। मकर राशि के ऊपर से 7.5 भी तो है, तो ये भी तो भटका रही है, क्योंकि इस कुंडली में तो वस्तुतः वो परेशान करने वाले ही होते हैं। गुरु की बात करेंगे तो मकर राशि से गुरु का प्रभाव मकर के, कुंभ के, मीन के बाद वो मेष में जाएंगे। अब मीन में से जब मेष में जाएंगे तब वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं, पर उसमें भी आपको मेहनत करनी होगी। अब मैं आपकी कुंडली में आपके नक्षत्रों से आपकी चर्चा ऊपर कर देता हूं। चंद्रमा साहसी बना रहे हैं, पर एक बात है कि उन्होंने आपको धार्मिक बनाया है। इसके साथ साथ आपसे उन्होंने आपके माता के सुखों को देने वाला, या माता से संबंधों में थोड़ी बहुत कटुता के बाद, हालांकि कुंभ राशि है, खराब नहीं होगी, तो माता का सुख आपकी कुंडली में आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिल रहा है और आप चरित्रहीन नहीं है। हाँ, ये बात है कि व्यवसाय और अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ा है, और कई बार सरकार के द्वारा भी उसके ऊपर चपत लगी है, बड़े लोगों के द्वारा भी उस पर चपत लगी है, बैंकों के द्वारा उसके ऊपर चपत लगी है, बाजार के लोगों के द्वारा उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है। ये सब शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में, मंगल भी परेशान करने वाला ही बन रहा है, उसके ऊपर भी कोई विशेष प्रभाव तो नहीं है, राहु की दृष्टि है। इस कारण से आप जल्दी ही किसी बात से निकल नहीं पाते। जो बात दिमाग में बैठ जाती है उससे आपका मुक्त होना थोड़ा कठिन होता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली को परेशान कर रही हैं, पर इसमें वक्त सूर्य को हमें देना होगा। 3 साल रगड़ करके अभी काम करने की आवश्यकता है। पर मैं एक बात बता दूं, जो उपाय मैं बताऊंगा निस्संदेह उसका फल होगा, पक्की बात है। आगे बढ़ता हूं। चंद्रमा ठीक है, पर वो अगर परिवर्तन में नहीं होते तो और भी खराब हो जाते। सूर्य आपकी कुंडली में ठीक है, और मैं समझता हूं कि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कम से कम कुछ नहीं है, फिर भी आपको इसी ने आपके पूर्वजों का काम पकड़ाया है, और आप निस्संदेह अपना ही व्यवसाय करिए। किसी दूसरे के साथ किसी दूसरे व्यवसाय में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पूर्वजों के दिए गए व्यवसाय को ही संभाल करके आगे बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त आप अपने नाम पे अगर कुछ काम करना चाहते हो तो अवश्य कर लीजिएगा, पर यह मुख्यतः आपको यही काम करना चाहिए। इस शनि ने आपको परेशान किया है। कारण बताता हूं क्यों परेशान किया है, क्योंकि वस्तुतः वो लोग आपको छोड़ करके चले गए हैं। शनि की दशा में होता क्या है, ये बात मैं अलग कार्यक्रम में भी बोल दूंगा, पर यहां भी बोल देता हूं। शनि की दशा के वास्तविक मर्म को समझने के लिए आपको यह बात समझनी होगी कि आप जरा विचार करिए कि शनि से पहले गुरु आते हैं और गुरु से पहले राहु आते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा उसको जीवन का तथ्य दिखाती है, वो जीवन में उसको रास्ता दे देती है कि चलो तुम्हें इस रास्ते पे जाना है, पथ वहीं से खुलता है, पर परेशानी के साथ, क्योंकि आप पहली बार उस पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको अनुभव नहीं होता, तो आप ढूलमूल होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर से वापस अपने आप बेल्ट कसते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु आपको वो रास्ता दिखा देते हैं, लक्ष्य दिखा देते हैं, और वास्तव में आपको एक अच्छा सा रास्ता बना देते हैं। चलो अब इस मार्ग पे आराम से बढ़ते चलो।
अब जैसे ही उनकी दशा निकलती है फिर आते हैं शनि। तो राहु की दशा में जो लोग मिले थे, गुरु की दशा में कुछ लोग मिले थे, उन लोगों का अब जाने का समय आ चुका होता है। जब वो निकल जाते हैं तब आपको पता चलता है, ओह रे, शनि की दशा आते ही इस व्यक्ति का नुकसान हो गया, इसी व्यक्ति के बल पे मैं आगे बढ़ा था, इसी व्यक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया था, इसी व्यक्ति ने मुझे हर समय मेरी मदद की थी। पर आपको तुरंत ही एक बात और भी पता चलती है, ओह, इसी व्यक्ति ने मेरा सबसे ज्यादा फायदा भी तो उठाया था, और इसी व्यक्ति के लिए मैं हमेशा शरीर से उपस्थित भी तो होता था, और इस व्यक्ति ने ही तो मेरे सबसे ज्यादा पैसे भी चुराए हैं, लिए हैं या नुकसान भी किया है। तो ये आपको अनुभव दे जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये शनि आपको प्रैक्टिकल होना सिखा देते हैं, समझा देते हैं, जीवन को समझो और खुद के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेहनत पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें परिणाम दूंगा, पर पूरी मेहनत के बाद। क्योंकि गुरु जैसा मैं दैन्य, वैसा स्वभावगत मेरी जो स्थिति है, शनि कहते हैं कि मैं गुरु जैसा इतना ज्यादा कोमल स्वभाव का नहीं हूं जो आसानी से तुम्हें थोड़ी सी मेहनत पे भी कुछ दे दूंगा, क्योंकि उनके अंदर शुभता है पर मेरे अंदर पापत्व प्रभाव है, मेरे अंदर दुख है। तो मैं सबसे पहले तुम्हें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और पीटूंगा, तुम्हें परिस्थिति से, तुम्हारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से तुम्हें कहूंगा कि तुम सीख लो। तब यही बात हम कलयुगी मनुष्यों को समझ में नहीं आती है, तो ये ठिकरा फोड़ देते हैं शनि पे, और शनिदेव आते ही गड़बड़ करना शुरू कर दिए। नहीं, दरअसल वो आपको समझाना चाहते हैं, जीवन का वास्तविक वो पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हम मनुष्यों की ये बात गले से उतरती नहीं है, इस वजह से ये ठिकरा माथे पे शनि के फोड़ देते हैं। ओह, शनिदेव आते ही सबसे पहले व्यक्ति का नुकसान कराया, मित्र छूट गए, रिश्तेदारी छूट गई, सारे लोग शत्रु बन गए, अब नुकसान व्यापार का हो रहा है, क्योंकि आप तो वहां पे आपका ध्यान था कि रिश्तेदारी के बल पे आप बढ़ रहे थे, अब यहां पे ये ग्रह आपसे ये चाहता है कि आप खुद के बल पे आगे बढ़िए। तो जो आपको प्रैक्टिकलिज्म जो आ रहा है वो शनि के कारण आता है। तो वस्तुतः आप अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं जहां बहुत सारे लोगों का आपके जीवन से अब जाना होगा, और आप अब अकेले उस अपने आप को इतना प्रैक्टिकल बनाइए, इतना समझदार बनाइए, इतना अनुभवी बनाइए कि आप अकेले ही इस पल को आगे बढ़ा सकें। तो वस्तुतः यह ग्रह यही कहना चाहता है, पर हम मनुष्यों के बात ये दिमाग में आती नहीं है। जब ग्रंथ पढ़ें तब ये बात वस्तुतः एक्चुअल में ग्रह कहना क्या चाहता है, वो अपने प्रतिफल से, अपने रोशनियों से हमें कैसे, वो अपनी रोशनी से क्या कैसे प्रभावित करेगा, तो ऐसे वो प्रभावित करता है। क्लियर है? तो ये बात यहां तक थी। तो सूर्य आपकी कुंडली में 50%, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में 25% के साथ परिणाम करेंगे। हालांकि अगर उनके ऊपर चतुर्थ भाव के अधिपति शनि के साथ अगर परिवर्तन नहीं किए होते तो जो संपत्ति आपको दिख रही है वो भी नहीं दिखती, जो माता और पिता के प्रति आपके जो भाव हैं वो भी नहीं दिखते। शनि की दृष्टि यहां ठीक है, शनि की दृष्टि यहां ठीक है, शनि की दृष्टि यहां भी ठीक है, थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि नीच की दृष्टि दाएंगे, इस वजह से वो आपको ऋण में डाल रहा है, इस वजह से वो आपको निकालने में मदद नहीं कर रहा है। तो मैं उसका उपाय बताऊंगा। मंगल बल कमजोर है, लग्नेश वृद्ध होकर के बैठे हैं, उनके पास बल ही नहीं है, उनके पास अनुभव है पर वस्तुतः उसका कोई फायदा है आपको नहीं मिल रहा है। उनको बल दूंगा, मैं बताऊंगा उपाय, निश्चिंत रहें। बुध आपकी कुंडली में गलती निर्णय दिलवाने वाला, मंगल वृद्ध प्राय थे और बुद्ध बुद्धिमत्ता का कारक होता है, उसने आपकी बुद्धि हर ली थी, क्योंकि इस कुंडली के लिए तो बुद्ध जन्म कुंडली में क्या बहुत अच्छे भाव के अधिपति है नहीं, इस वजह से शुभ ग्रह होने के बावजूद भी दशम भाव के अधिपति के साथ छठवें में बैठे हैं। बहुत अच्छा चाहते तो दे सकते थे। मैंने अभी राजयोग वाली बात में, कल के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि एकादशवें और 10वें भाव के अधिपति 10वें में बैठ जाएं तो ये भयंकर राजयोग बना देते हैं, बड़ा अच्छा सा। पर यहाँ एकादशवें और अष्टम भाव के अधिपति 10वें भाव के अधिपति के साथ छठवें बैठ गए, तो ये अलग तरीके का एक प्रतियोगिता हो जाए जीवन में। अब व्यक्ति के जीवन में, उसके करियर में कोई ना कोई समस्या बनी की बनी रहती है। तो ये बुध थे। गुरु ठीक थे, वो देंगे, परेशान नहीं हुआ आपने, उन्होंने दिया भी है, ऐसा नहीं है। गुरु की दशा में आप बड़े अच्छे उत्थान भी किए होंगे, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं। शुक्र 25%, और दरअसल शुक्र की दशा में आपने धन के गलत इस्तेमाल भी किए होंगे और अपनी ऊर्जा का सतत सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, वैरागी भी नहीं हुए होंगे, भोगी हो गए होंगे, ये भी एक गड़बड़ रही थी। राहु और केतु की दशा आपको परेशान करने वाली बनेगी, हालांकि अब वो बीत गई है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो वस्तुतः कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में ये जो ग्रहों का प्लेसमेंट हुआ है, ये इसको यही मैं स्टॉप करता हूं, और शाम के कार्यक्रम को अवश्य ही देखिएगा कि वहां पे ग्रहों का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जैसे यहां पे कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि यहां ये बैठना, यहां इसका बैठना,
पर इसमें अब हम ढूंढेंगे कि क्या आगे कोई ऐसी बात है जो जातक को कुछ आगे दे सकती है। जानने के लिए देखिए शाम का कार्यक्रम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।